हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अलका जैन। आज मैं आपको आईसीएससी में साहित्य सागर जो किताब चलती है उसमें वैजन भूमि कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जो सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। सोहन लाल द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के मुख्य कवि हैं। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति से संबंधित कविताएं दिखाई देती हैं। बच्चों के लिए भी इन्होंने कविता लिखी है। इनके काव्य में गांधीवाद, हरिजन उद्धार, समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। वह जन्मभूमि कविता का उद्देश्य मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम दर्शाना, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना और भारत के महापुरुषों के ज्ञान, अहिंसा और बलिदान का गुणगान करना है। हर एक व्यक्ति को कर्तव्य करने और देश के प्रति समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा यह कविता देती है। तो अब हम लोग वो कविता पढ़ेंगे और उसके जिस तरह के प्रश्न उत्तर उसमें बोर्ड्स में आते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ प्रश्न बनता है कि कविता में जन्मभूमि क्यों कहा गया है। इस भारत की पावन भूमि पर हमने जन्म लिया है, इसलिए इसको जन्मभूमि कहा गया है। इसे मातृभूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक माता की तरह हमारा पालन पोषण करती है। जैसे माँ अपने बच्चे की सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, उसे बोझ नहीं समझती है, उसका पालन पोषण करती है, उसके खाने पीने का ध्यान रखती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर अनेक खनिज संपदा है। यहाँ पर खेती की जाती है और उस तरह से हमारा पालन पोषण होता है। फिर ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश, यहाँ पर हिमालय की महत्ता को कवि ने बताना चाहा है कि हिमालय बहुत ऊंचा है जो आकाश को चूमता हुआ सा प्रतीत होता है। और यहाँ पे पूछ जाता है कि हिमालय का यहाँ पर वर्णन क्यों हुआ है। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि हिमालय भारत में किस तरफ है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है और वह भारत के उत्तर में मुकुट की तरह सुशोभित होता है। मुकुट की तरह इसलिए कहा है क्योंकि तुम जब भारत का मैप पढ़ते हो या नक्शा देखते हो तो उसमें हिमालय उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है और हिमालय ऊपर की ओर है। हिमालय की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां होती हैं उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो चमकता हुआ लगता है कि भारत के मुकुट की तरह लग रहा है। इसके साथ ही हिमालय भारत का रक्षक है, एक पहरेदार की तरह है, प्रहरी की तरह कि जो दूसरी देश की सीमा लगी वहाँ के लोग हमारे ऊपर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकते हैं। ये देश का रक्षक बनकर हमारी रक्षा करता है। आकाश चूमता है कहकर कवि ने यह स्पष्ट किया कि हिमालय बहुत ऊंचा है। फिर कह रहे नीचे चरण तले, चरणों में, यानी भारत का नक्शा जब तुम देखते हो नक्शे में नीचे की ओर दक्षिण दिखाई देता है। दक्षिण हिस्सा है भारत का, तो नीचे चरण तले पड़े, नीचे की ओर दक्षिण की ओर सिंधु जूमता सागर दिखता है। भारत के 3 और सागर दिखता है तुम्हें। तो यहाँ पे सागर की विशेषता का वर्णन किया कि जो सागर की लहरें आती हैं, सिंधु की जो लहरें आती हैं वो भारत के जब नीचे वाले हिस्से को यानी दक्षिण प्रांतों को जब स्पर्श करती है तो कवि को लग रहा है जैसे मानो वो भारत के चरण छू रहा है, पैरों को छू रहा है। यहाँ पे उत्तर दिशा ऊपर की ओर है तो उसे मस्तक कहा गया है कि वो भारत के मस्तक का मुकुट है हिमालय, और जो सागर है वो भारत के चरणों का स्पर्श कर रहा है, अपने जल से भारत के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, उसे धो रहा है। इसके बाद ये लाइन आई है गंगा यमुना, गंगा यमुना और त्रिवेणी, त्रिवेणी 3 नदियाँ। 3 नदियों में यहाँ पे 2 का नाम लिखा है गंगा और यमुना, तीसरी नदी है सरस्वती। कह रहे हैं भारत में गंगा यमुना और सरस्वती ये 3 नदियाँ दिखाई देती हैं, यानी इनका 3 का संगम है। जब तुम प्रयागराज जाते हो तो वहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों के संगम है। कह रहे इन नदियों के जल से जो गाँवों के किनारे पेड़ पौधे होते हैं उनको हरियाली मिलती है, उनको जीवन मिलता है। तो जगमग छटा निराली, पग पग पर छहरी, कदम कदम पर सौंदर्य दिखाई देता है। इन नदियों के जल के कारण ही गाँव में खेती बाड़ी की जाती है। इन संगम नाम पड़ता है इन 3 नदियों के मिलन को, गंगा यमुना और सरस्वती। तो उसी के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। प्रश्न में पूछ लेते हैं कि त्रिवेणी किसे किसे कहा गया है। तो आपको गंगा यमुना तो इसमें लिखा हुआ है और कई बार पंक्तियां ऊपर से आ जाती, नीचे की नहीं आती हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि गंगा यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। फिर कवि ने कहा वह पुण्य भूमि मेरी,
पूछ लेते भारत को पुण्य भूमि क्यों कहा है। यहाँ पे अनेक पुण्यात्माओं का जन्म हुआ है, जैसे श्री राम, सीता, इनका जन्म हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। ऐसे बहुत से आधुनिक काल में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इस तरह के महापुरुषों का जन्म होने के कारण, पुण्यात्माओं का जन्म होने के कारण इसे पुण्य भूमि कहा गया है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह आया है पृथ्वी के लिए, भारत देश के लिए, भारत की पृथ्वी के लिए, भारत की भूमि के लिए। उसे स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया? वह सोने की तरह है, क्योंकि वो सोना उपजती है। यानी भारत में इतनी खेती बाड़ी होती है, भारत में 70% जनता गांव में रहती है। किसान खेतों में अन्न उपजाते हैं, वो अन्न और वो फसलें कवि को सोने की तरह लग रही है, स्वर्ण की तरह लग रही है, गोल्ड की तरह लग रही है। इसलिए वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, 70% जनता गांव में रहती है, इसलिए उससे वहाँ फसलें पैदा होती हैं, इसलिए उसे स्वर्ण भूमि कहा गया है। फिर वही बात आ गई, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। फिर है झरनों के सौंदर्य का वर्णन। यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। जब तुम दक्षिण भारत की ओर कभी जाओगे, घूमने जाओगे, या तुमने कभी पढ़ा होगा, तो वहाँ पहाड़ियों से बहुत से झरने निकलते हैं। वो झरने इतने खूबसूरत लगते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ के पक्षियों का वर्णन किया है कि उन झाड़ियों में बहुत से, भारत की प्रकृति बहुत सुंदर है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे झरने हैं, कहीं पे मैदानी इलाके, कहीं पे किले हैं। तो झाड़ियों में चिड़िया चहक रही, चिड़ियों का जो आवाज़ है वो कवि को सुनाई दे रही है। इसके बाद कवि कह रहे अमराइयाँ घनी। अमराइयाँ कहते हैं आम के बगीचों को, कि भारत में अमराइयाँ घनी यानी बहुत से आम के बगीचे हैं। और जब आम के पेड़ों पर कोयल पुकारती, प्रश्न पूछ लेते हैं कि कोयल कब पुकारती है, तो तुम्हें इसका आंसर लिखना पड़ेगा, उत्तर लिखना पड़ेगा कि जब आम के पेड़ों पर बौर आते हैं। बौर मीन्स जैसे आम आने से पहले बौर आते हैं, तब उस समय कोयल पुकारने लगती, फागुन के मास महीने में। जैसे अभी जब बसंत आएगा उस समय, फरवरी मार्च के महीने में जब आम के पेड़ों पर बौर आने लगेंगे, तब कोयल की कुहू कुहू सुनाई देने लगती है। फिर इस लाइन में बताते बहती मलय पवन। मलय कहते चंदन को। भारत पूछते कि मलय पवन क्या करती है, मलय पवन किसे कहते हैं? तो जो भारत में दक्षिण में पहाड़ों पर चंदन के पेड़ हैं, भारत के दक्षिण में जो चंदन के पेड़ों से होकर आने वाली जो हवा होती है, वो हमारे तन मन को संवारती है, हमारे तन मन को खुश कर देती है, आनंदित कर देती है, क्योंकि वहाँ से आने वाली हवा चंदन के पेड़ों को छू के आने के कारण सुगंधित होती है। फिर यहाँ पे कवि लिखते हैं वह धर्म भूमि मेरी। भारत को धर्म भूमि क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं, इसलिए इसको धर्म भूमि कहा है। यहाँ सबके धर्मों को महत्व दिया जाता है। फिर कहा वह कर्म भूमि मेरी। यह भूमि कर्म करने की प्रेरणा देती है। यहाँ पे कर्म को ही पूजा माना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म करने को ही कहा है, इसलिए इस भूमि को कर्म भूमि भी कहा जाता है। जन्मे जहाँ थे रघुपति। रघुपति किसे कहते हैं? भगवान राम को। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ सीता जी, मतलब जहाँ का, जिस भारत देश में, इस भारत देश में रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, सीता जी का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण जी का भी जन्म हुआ है। और इन्होंने सुनाई वंशी, इनकी बांसुरी की धुनें हमने सुनी है। और पुनीत गीता, पुनीत मीन्स पवित्र गीता सुनी है। श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध लड़ने से मना कर रहे थे, कह रहे थे कि सामने मेरे भाई बंधु हैं, ताऊ जी है, दादाजी, मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया था और ये कहा था कि युद्ध भूमि पे कोई भी भाई बंधु नहीं होता है, तुम यहाँ पे निष्काम कर्म करो, यानी केवल कर्म करो और उनको भाई बंधु मत समझो। युद्ध भूमि पे वो भी वीर योद्धा है, तुम भी वीर योद्धा हो, यहाँ पर युद्ध करो। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने गौतम बुद्ध की बात बताई है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जिसका किसका, जिस पूछ लेते प्रश्न में, यहाँ जिसका किसके लिए आया? जिसका आया है भारत के लिए। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे जन्म लिया है इस देश में और इस भारत की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया? उन्होंने जग को दया सिखाई, दया का पाठ सिखाया, जग को दिया दिखाया, प्रकाश दिखाया, दिया, जग को दया सिखाई, यानी जग को दया का भाव रखना सिखाया, जग को, संसार को अहिंसा का
अहिंसा के पथ पर चलने का मार्ग दिखाया और जग को दिया दिखाया, जग को ज्ञान दिया उन्होंने। फिर कह रहे यह युद्ध भूमि मेरी, वह यानी भारत की जो भूमि मेरी युद्ध भूमि, यहाँ पे हमने अनेक युद्ध लड़े हैं और जीते हैं, इसलिए इसे युद्ध भूमि भी कहा। भारत में बहुत से वीर हुए, जैसे तुमने पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, देश हमारा आज़ाद हुआ वो भी एक युद्ध हुआ था, और राम रावण का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे हमारे देश में वीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने युद्ध के नियमों का पालन करते हुए, किसी पर अत्याचार ना करते हुए, नियमों का पालन करते हुए युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं, इसलिए ये मेरी युद्ध भूमि है। वह बुद्ध भूमि, बुद्ध भूमि इसलिए कहा कि इस देश में भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसलिए इसे बुद्ध भूमि भी कहा गया है। और उन्होंने जगह जगह जाकर, उनके अनुयायियों ने जगह जगह जाकर देश विदेश में अहिंसा का पाठ पढ़ाया है लोगों को। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसलिए इस पूरी कविता में इसी तरह से इन शब्दों के लिए ही क्वेश्चन पूछ लेते कि युद्ध भूमि क्यों कहा है, बुद्ध भूमि क्यों कहा, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर अब आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।